हाय स्टूडेंट्स, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट में, जो कि यूनिट नंबर 1 है। उसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है कि अगर हम लोगों को किसी भी एक चार्ज पर बहुत सारे चार्जेस की वजह से अगर कूलम्बिक फोर्स निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। उसके लिए इसे हम कहते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। और उसके लिए क्या करेंगे, देखिए कि हम लोग पहले मानेंगे कि यहाँ पर एक चार्ज है, ये चार्ज है सपोज Q0, और इसके आसपास बहुत सारे चार्जेस हैं। मान लीजिए कि एक चार्ज है, ये चार्ज है, ये है Q1 प्लस का Q1, ये चार्ज है, ये है माइनस का Q2, ये चार्ज है, ये है माइनस का Q3, ये चार्ज है, ये है बहुत सारे चार्जेस। सपोज दिस इज Qn पॉजिटिव। ये n चार्जेस यहाँ पर हैं और आपको निकालना है नेट फोर्सेस का। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि किसी भी चार्ज पर जितने भी चार्जेस और वहाँ प्रेजेंट हैं उनकी वजह से जो भी फोर्स लगेगा, टोटल फोर्स, वो फर्स्ट चार्ज इतना फोर्स लगाएगा, सेकंड चार्ज इतना फोर्स लगाएगा, थर्ड चार्ज इतना फोर्स लगाएगा, nth चार्ज इतना फोर्स लगाएगा। उन सारे चार्जेस का वेक्टर सम होगा, बिकॉज फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए अगर आपको वेक्टर फॉर्म चाहिए इसकी, तो वेक्टर फॉर्म निकालने के लिए हम लोग ये मानेंगे कि जो चार्ज Q0 है, इसके रेस्पेक्ट में जो फर्स्ट चार्ज हमारे पास है, इसकी लोकेशन का जो पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1, ये पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1। R1 नेचुरली इसकी डिस्टेंस होगी, इसकी जगह R1 होगी। जो Q0 है, इसके रेस्पेक्ट में जो Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर, जो Q2 चार्ज है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है वेक्टर R2। थर्ड चार्ज जो है हमारे पास माइनस Q3, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q0, दिस इज वेक्टर R3। और जो nth चार्ज हमारे पास रखा हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू Q0 इज Rn वेक्टर, ये है। उसके बाद हम जो ये चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर प्लस Q0, इस पर इन सारे चार्जेस की वजह से लगने वाले फोर्सेस को निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि जो प्लस Q1 वाला चार्ज है, ये प्लस Q0 को रिपेल करेगा, बिकॉज ये जो हमारे पास चार्ज है ये वाला, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो आप देखेंगे कि जब रिपेल करेगा तो इस पर जो फोर्स लगेगा F1 फर्स्ट चार्ज की वजह से, ये वेक्टर F1 जो लगेगा, ये लगेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा वेक्टर F1। जो आप देख रहे हैं सेकंड चार्ज ये नेगेटिव है, तो ये प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज अनलाइक चार्जेस जो होते हैं उनकी अट्रैक्शन फोर्स होता है, तो ये अट्रैक्ट करेगा वेक्टर F2। ऐसे ही थर्ड चार्ज है, आप देखिए कि ये भी नेगेटिव का है, इसलिए ये पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा। ये जो फोर्स देगा, ये जो फोर्स देगा, ये होगा वेक्टर F3। और आप देखिए जो nth चार्ज है, ये प्लस Q0 को रिपेल करेगा, इसलिए ये फोर्स देगा, ये फोर्स देगा, ये होगा F(n) वेक्टर। ये सारे चार्जेस जो लग रहे हैं, ये सारे फोर्सेस जो लग रहे हैं, ये लग रहे हैं चार्ज प्लस Q0 पर। तो आप देखिए कि इनका वेक्टर सम करना है, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 अप टू वेक्टर Fn। तो फ्रॉम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो नेट फोर्स ऑन प्लस Q0 लगेगा, वो लिखेंगे कि नेट फोर्स ऑन प्लस Q0 ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्जेस। तो हो जाएगा कि वेक्टर F इज इक्वल टू होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F3 अप टू वेक्टर Fn। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। आप देखिए कि हम लोग F1 F2 F3 अप टू Fn निकाल सकते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ अगर आप देखें तो F1 F2 F3 अप टू Fn ये आप निकाल सकते हो। सब में कांस्टेंट आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसका आता है इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस,
जो दो चार्जेस हैं उनका मल्टीप्लिकेशन। तो आप देखिए जो फोर्स लग रहा है F1 वो लग रहा है इसके बीच में, हो जाएगा Q1 इंटू क्यू नॉट अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, तो R1 स्क्वायर ये हो जाएगा। F2 है इसके बीच में लगने वाला फोर्स, तो Q2 इंटू क्यू नॉट अपॉन R2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा Q3 इंटू क्यू नॉट और अपॉन डिस्टेंस हो जाएगा R3 का स्क्वायर ये हो जाएगा। फिर होगा Qn इंटू क्यू नॉट अपॉन Rn इसका स्क्वायर। और आप देखिए कि ये जो आई है ये सब आई है स्केलर क्वांटिटी। अगर आपको वेक्टर चाहिए, अगर आपको वेक्टर पॉइंट चाहिए तो आपको यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप देखिए कि फोर्स लग रहा है F1 इस तरफ और R1 इस तरफ, इसलिए इसका अपोजिट ये होगा माइनस R1 कैप ये हो जाएगा। ऐसे ही आप देखिए F2 वेक्टर इस तरफ ले रहे हैं, R2 है हो जाएगा साथ में R2 कैप उसी डायरेक्शन में। फिर F3 R3 डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए हो जाएगा इनटू R3 कैप। और आप देखिए जो Qn है वो Rn के अपोजिट लग रहा है इसलिए हो जाएगा माइनस Rn कैप ये हो जाएगा। जब ये वैल्यूज पुट कर देंगे 1 में पुटिंग दीज वैल्यूज, तो इसमें आप देखेंगे क्यू नॉट और 1/4 ये कॉमन आ जाएगा। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, putting these values in equation 1 we get डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि वेक्टर f इज इक्वल टू हो जाएगा q नॉट कॉमन आ गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कॉमन आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि q1 अपॉन r1 स्क्वायर, q1 अपॉन r1 स्क्वायर और विद इन ब्रैकेट माइनस r1 कैप प्लस Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, Q2 अपॉन R2 स्क्वायर और यह है R2 कैप प्लस फिर आप देखेंगे कि Q3 अपॉन R3 स्क्वायर, Q3 अपॉन R3 स्क्वायर विद इन ब्रैकेट R3 कैप और ऐसे जब सॉल्व करते जाएंगे प्लस लास्ट में Qn अपॉन Rn स्क्वायर और यहाँ पर है माइनस Rn कैप, इस तरह से लिख सकते हैं आप। अगर आप जनरलाइज करना चाहें तो जनरलाइज भी कर सकते हैं। आप देखिए ये हो जाएगा वेक्टर f इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा यानी समेशन जो भी हमारे पास चार्ज है, जैसे i की वैल्यू 1 से लेकर n तक ले जा रहे हैं चार्जेस हैं, तो qi और अपॉन r सफिक्स i इसका स्क्वायर और ri कैप जो भी डायरेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये आपका नेट फोर्स निकल के आ गया कि अगर n चार्जेस कहीं पर हैं और उसकी वजह से किसी भी एक चार्ज पर फोर्स निकालना है तो ये आंसर होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है वो क्वेश्चन ये है कि अभी मान लीजिए कि ये चार्ज और ये चार्ज दो चार्ज रखे Q1 एंड Q0, इनके बीच फोर्स लग रहा है F1, बाकी चार्जेस नहीं है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर यहाँ पर बाकी और चार्जेस रख दिए जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस रख दिए जाते हैं, तो फिर जो फोर्स लग रहा है Q1 और Q0 के बीच में उस पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है, उसका इफेक्ट क्या होगा। तो आप ध्यान रखिए कि कूलॉम्स लॉ में जो अगर फोर्स पूछा जा रहा है Q1 और Q0 के बीच में तो फार्मूला ये रहेगा F1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q0 upon R1 स्क्वायर, इसको मैग्नीट्यूड रहेगा, डायरेक्शन जो रहेगी वो माइनस R1 कैप रहेगी। तो आप देख रहे हैं कोई चीज़ चेंज नहीं हुई है, इसलिए जो फोर्स होता है वो दो चार्जेस में म्यूचुअल फोर्स होता है, उस पर कोई असर पड़ेगा नहीं। अगर और चार्जेस प्रेजेंट वहाँ पर हो भी जाते हैं तो उनकी प्रेजेंस से जो दो चार्जेस हैं उनके बीच रहने वाले फोर्स पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, वो अनअफेक्टेड रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, उसके बाद तो नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल इस चैप्टर में है इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि हमारे पास आप जानते हैं कि मैंने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में कि जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं।
एक होता है लाइन चार्ज, एक होता है सरफेस चार्ज, एक होता है वॉल्यूम चार्ज। तो अगर आपके पास एक लाइन चार्ज रखा हुआ है, उसके पास में कोई रखा है पॉइंट चार्ज, तो वो कितना फोर्स लगाएगा उस पर। ऐसे ही अगर कहीं पर कोई सरफेस चार्ज रखा हुआ है और कहीं रखा है उसके सामने कोई पॉइंट चार्ज, तो कितना फोर्स वो जो पॉइंट चार्ज है वो एक्सपीरियंस करेगा। कहीं पर कोई वॉल्यूम चार्ज रखा हुआ है और उसके पास रखा है कोई पॉइंट चार्ज, तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ये हम लोग को डिस्कस करना है इस आर्टिकल में। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते नहीं हैं, लेकिन ये आर्ट में भी नहीं आते, लेकिन क्या है कि इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती हैं कि आप प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इस तरीके की नॉलेज होनी चाहिए कि मेथड क्या है। तो समझिए, जैसे कि हम लोग देखिए कि आपके पास 3 तरह के सिस्टम है यूनिफॉर्म चार्जेस के। पहला है लाइन चार्ज। तो आप देखिए केस फर्स्ट में लिखेंगे कि केस फर्स्ट ड्यू टू लाइन चार्ज। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये ओरिजिन को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, यहाँ पर एक वायर रखा हुआ है, ये एक वायर रखा है। इस वायर की लेंथ है सपोज L, और इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, यानी यूनिट लेंथ पर अमाउंट ऑफ चार्ज, ये है लैम्डा। और यहाँ पर एक चार्ज है प्लस क्यू नॉट, आपको निकालना है कि इस पर कितना फोर्स कर रहा होगा। यहाँ पर आपको गिवन है कि जो हमारे पास प्लस क्यू नॉट की लोकेशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन को, सपोज ये है आर नॉट वेक्टर, ये आर नॉट वेक्टर ये रखा है पॉइंट चार्ज, ठीक है भाई। तो अब इसकी वजह से निकालना है इसका। तो आप जानते हैं कि अगर आप टोटल चार्ज निकाल लेंगे, इस लेंथ पर टोटल चार्ज निकाल भी लें, तो आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो कूलॉम्स लॉ है वो केवल पॉइंट चार्जेस के लिए ही एप्लीकेबल है, यहाँ पर उसे अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हम लोग ये काम करेंगे कि जो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ लाइन चार्ज दे रखा है, इसको बहुत स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड करेंगे। इतना छोटा स्मॉल सेगमेंट होगा कि हम उसको एक पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिए कि हम यहाँ पर ये मान लेंगे कि यहाँ पर एक बहुत ही स्मॉल लेंथ dl का एक सेगमेंट है, ये सेगमेंट है, और इसकी लेंथ इतनी है, dl लेंथ है इसकी। जब dl लेंथ है तो इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा वो होगा dq। आप जानते हैं कि अगर यूनिट लेंथ पर जो चार्ज का अमाउंट होता है वो होता है लैम्डा, तो dl लेंथ कितना होगा? लैम्डा इंटू dl, ये होगा लैम्डा इंटू dl, और लैम्डा इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो आप देखिए कि इसको हम लोग बहुत छोटा सेगमेंट लिया है, इस सेगमेंट जिस पर चार्ज dq है इसको हम पॉइंट चार्ज कंसीडर कर सकते हैं। और हम ये मान लेंगे, इस वक्त ये मान लेंगे, इस वक्त ये मान लेंगे इसका जो पोजीशन वेक्टर है ये है वेक्टर r, ये हम मान लेंगे ये वेक्टर r है। तो इस छोटे से सेगमेंट से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है ये आप निकाल सकते हैं। आप देखिए कि अगर दो वेक्टर एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं तो दोनों की एरो हेड से ज्वाइन करेंगे, ये ज्वाइन करेंगे एरो हेड से, और अगर वेक्टर साइन लगाएंगे ऐसे तो ये वेक्टर मान लीजिए r डैश वेक्टर आ गया, और ये होगा r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर, r नॉट वेक्टर माइनस r वेक्टर, ये हो जाएगा। और डायरेक्शन कौन सी होगी इसकी? ये डायरेक्शन होगी, ठीक है भाई। हाँ, ये डायरेक्शन होगी इसकी। अब पहले हम ये करेंगे कि इस छोटे सेगमेंट की वजह से अगर चार्ज होता है Q, अगर ये चार्ज होता है Q तो फोर्स लगता है इस पर F, रिपल्सिव फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पर चार्ज क्या बहुत ज़रा सा है, dq है, तो एक बहुत ज़रा सा फोर्स यहाँ पर मान लीजिए एक्सपीरियंस करेगा। ये फोर्स जो लग रहा है इसी के लाइन के अलोंग कूलॉम्स का, तीसरी बात ये थी कि दोनों चार्जेस को ज्वाइन करने लाइन के अलोंग फोर्स लगता है, तो जो फोर्स रहेगा ये dF वेक्टर, ये फोर्स है। अगर आप देख रहे हैं कि dF वेक्टर जो है इसकी डायरेक्शन वही है जो वेक्टर r डैश की डायरेक्शन है, ठीक है भाई। तो आप लोग कूलॉम्स लॉ लिख सकते हैं कि फ्रॉम कूलॉम्स लॉ जो dF होगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज यानी कि q नॉट इनटू सेकंड चार्ज, इसका मतलब dq अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इसका मतलब r डैश का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं डायरेक्शन की बात हम लोग करें तो भी कर सकते हैं। आप देखिए कि डायरेक्शन है ये, यानी कि जो r डैश वेक्टर उसका क्या है, तो यहाँ पर वेक्टर है, सही है, ये हो जाएगा। आप लोग dq की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर,
पुटिंग वैल्यू ऑफ डी क्यू, पुटिंग कि डी क्यू इज इक्वल टू होता है लैम्डा इनटू डीएल, तो डीएल वेक्टर ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, ये हो जाएगा। अब अगर हम चाहते हैं कि इस पूरे, क्योंकि बहुत जरा से एलिमेंट की वजह से है ना, जिसको हम पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, अगर आपको पूरे वाई की वजह से निकालना है तो आप इसको इंटीग्रेट कर दिए ओवर द लेंथ। जब ओवर द लेंथ इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल फोर्स निकल आएगा इस पूरे लाइन चार्ज की वजह से। आप लिखेंगे कि हेंस नेट फोर्स ऑन प्लस Q नॉट ड्यू टू line charge can be obtained by integrating equation 1 over the length of the wire। तो आप देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डीएल वेक्टर इंटीग्रेशन ओवर द लेंथ L 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट लैम्डा डीएल अपॉन आर डैश स्क्वायर आर डैश कैप, ये होता है। हर सेगमेंट के लिए जो सेम होगा वो बाहर आएगा इंटीग्रेशन, तो नेट फोर्स यहाँ पर आएगा F इज इक्वल टू, आप देखिए कि लैम्डा और Q नॉट ये कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, तो हो जाएगा कि लैम्डा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आप देखिए कि जो ये r डैश होगा, जब ये r की वैल्यू चेंज होगी तो r डैश भी चेंज जाएगी। तो आप लिखेंगे कि इंटीग्रेशन ओवर लेंथ L बचेगा r डैश कैप अपॉन r डैश स्क्वायर डीएल। या तो ये छोड़ दीजिए, अदरवाइज आप चाहें तो आर डैश को इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पर कि पुटिंग आर डैश कैप इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर अपॉन आर डैश, तो हो जाएगा वेक्टर एफ इज इक्वल टू लैम्डा इनटू Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर लेंथ L। जब आप यहाँ पर पुट करेंगे हो जाएगा आर डैश वेक्टर अपॉन ये हो जाएगा Q आर डैश Q डीएल, इतना हो जाएगा। यहाँ भी छोड़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो आर डैश को पुट कर दीजिए, तो आप देखेंगे कि वेक्टर F इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर लेंथ L। वेक्टर आर डैश की वैल्यू लिखेंगे तो होगा आर नॉट माइनस वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर नॉट माइनस आर डैश, सॉरी आर नॉट माइनस आर होल क्यूब डीएल। ये फॉर्मूला मिल जाएगा आपके पास इस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो उसके बाद केस सेकंड में आता है सरफेस चार्ज। तरीका बिल्कुल यही है। केस सेकंड ड्यू टू सरफेस चार्ज। ड्यू टू सरफेस चार्ज में देखिए बिल्कुल ये तरीका है कि आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन O, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, ये तीन एक्सिस हैं। यहाँ पर कोई सरफेस है, ये एक सरफेस है, इस पर ये चार्ज दिए गए हैं। सरफेस है S, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और यानी कि यूनिट सरफेस एरिया पर अमाउंट ऑफ चार्ज ये सिग्मा। और मान लीजिए कि भाई यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q नॉट, जो चार्ज रखा है प्लस Q नॉट, इसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ये गिवन है, ये है
ये गिवन है, मान लीजिए R0। अब आपको इस पूरे सरफेस की वजह से इस पर नेट फोर्स निकालना है, लेकिन आप जानते हैं सरफेस तो एक बड़ी चीज़ है और कूलम्ब्स लॉ केवल पॉइंट चार्जेस के बीच में ही एप्लीकेबल होता है। इसलिए हम लोग ये काम करेंगे कि जो ये सरफेस है इसको बहुत छोटे छोटे सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे। इतना स्मॉल सेगमेंट होगा कि वो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। इसके लिए हम लोग एक बहुत स्मॉल सेगमेंट लिया, मान लीजिए यहाँ पर ये स्मॉल सेगमेंट ले लिए। इस स्मॉल सेगमेंट का जो एरिया है ये है ds और इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में, पोजीशन रिस्पेक्ट में जिसका पोजीशन वेक्टर है, ये पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर r, ये हो गया। तो इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज हुआ dq, आप जानते हैं यूनिट अमाउंट यूनिट एरिया पर जो चार्ज है वो सिग्मा, तो ds पर कितना होगा सिग्मा इंटू ds, ये इसका अमाउंट ऑफ चार्ज होगा। फिर इसके और इसकी डिस्टेंस आपको निकालनी होती है। तो आप देखिए कि अगर ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जब एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो दोनों के एरो वेक्टर ज्वाइन करेंगे, ये दोनों के एरो वेक्टर ज्वाइन करेंगे और एक वेक्टर लगा देंगे इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर लगा देंगे इस डायरेक्शन में, ये वेक्टर लगा देंगे इस डायरेक्शन में। तो ये जो वेक्टर होगा ये होगा वेक्टर r डैश इज इक्वल टू r0 माइनस वेक्टर r, ये होगा r0 वेक्टर माइनस वेक्टर r, ये हो जाएगा। जो ये छोटा सा सेगमेंट है ये इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। अगर ये चार्ज q होता तो फोर्स लगता f, यहाँ पर चार्ज बहुत ज़्यादा dq है, जो फोर्स लगेगा ये होगा df वेक्टर। इतना फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। बिल्कुल वैसे ही करना है कि पहले जैसे यहाँ पर df निकाला था वैसे यहाँ पर df निकाल लेना है और उसके बाद उसको सरफेस एरिया s पर इंटीग्रेट कर देना है, टोटल फोर्स निकल के आ जाएगा। आप देखिए हम करके बता रहे हैं आप लोगों को कि कूलम्ब्स लॉ की हेल्प लेंगे। तो फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ df कितना होगा भाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट चार्ज है q0, सेकंड चार्ज है dq अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम है r डैश इसका स्क्वायर और डायरेक्शन ये है। इसका मतलब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये r डैश कैप ये हो जाएगा। उसके बाद आप चाहें तो r डैश की पुट कर दीजिए, तो df वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0, यहाँ पर से जो dq की वैल्यू है वो है सिग्मा इंटू ds, ये अपॉन r डैश इसका स्क्वायर। जहाँ लिखा है r डैश क्या ये होता है वेक्टर r डैश अपॉन मॉड ऑफ r डैश इसकी वैल्यू यानी सिर्फ r डैश। ओके, तो आप लिखेंगे कि ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q0 सिग्मा ds अपॉन, देखिए ये r डैश एक रहा और ये r डैश स्क्वायर रहा, तो जाएगा r डैश का होल क्यूब और वेक्टर r डैश ये हो जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, जो ये आया निकल के, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द सरफेस s तो नेट फोर्स निकल आएगा। इंटीग्रेटिंग over the surface S, net force on plus Q naught। अब निकल आएगा, देखिए इंटीग्रेट करेंगे df वेक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर सरफेस S 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट इंटू सिग्मा ds अपॉन r डैश क्यूब r डैश वेक्टर। तो हो जाएगा t, यहाँ से हो जाएगा नेट फोर्स निकल आएगा वेक्टर f इज इक्वल टू, यहाँ से जो कॉमन आएगा वो होगा सिग्मा इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर सरफेस एरिया s, और यहाँ पर होगा वेक्टर r डैश अपॉन r डैश होल क्यूब ds, ये होगा। आप r डैश पुट कर सकते हैं यहाँ, तो हो जाएगा कि वेक्टर f इज इक्वल टू सिग्मा इंटू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर सरफेस s r नॉट वेक्टर माइनस वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r नॉट माइनस r डैश r नॉट माइनस r इसका होल क्यूब ds। ये इक्वेशन निकल के आएगी, ये इक्वेशन निकल के आएगी, इक्वेशन नंबर 3।
उसका इन केस थर्ड आप लिखिए केस थर्ड, ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज। अगर इतना ही हो आपका वॉल्यूम चार्ज हो कहीं पर एक ऐसी कोई बॉल है, ऐसी बॉडी है जिसके वॉल्यूम में चार्ज है तो उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम निकाल सकते हैं। ये मान लीजिए कि ऐसी बॉडी है जिसका वॉल्यूम है v और इसकी जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो है रो, और यहाँ पर वेक्टर r0 पोजीशन पर एक पॉइंट चार्ज है प्लस q0 यहाँ पर रखा हुआ है। अब हमें इसकी वजह से इसको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर एक बहुत छोटा सा सेगमेंट लेंगे, वॉल्यूम सेगमेंट। जो वॉल्यूम सेगमेंट होगा ये वॉल्यूम सेगमेंट होगा मान लीजिए dv, और इस पर जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा ये होगा dq इजिकल टू रो इंटू dv, क्योंकि आप देखिए यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज का वैल्यू है वो है रो, तो d वॉल्यूम में रो इंटू dv इतना होगा। इसका जो इसकी जो पोजीशन वेक्टर होगी, ये पोजीशन वेक्टर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये होगी वेक्टर r। तो इसको हम पॉइंट जस्ट कंसीडर करके इसको नेट फोर्स निकालेंगे। नेट फोर्स निकालने के लिए तो इसकी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तो हम लोग इसको इससे ज्वाइन करेंगे। जब इसको से ज्वाइन करेंगे ये तो ये जो वेक्टर डायरेक्शन आएगी वो डायरेक्शन अगर इस तरफ लेते हैं हम लोग तो ये आएगा कि वेक्टर r डैश इज इक्वल टू r0 वेक्टर माइनस r वेक्टर, ये हो जाएगा। और यहाँ पर जो फोर्स रहेगा ये फोर्स रहेगा इस डायरेक्शन में, ये होगा df वेक्टर, ये होगा df वेक्टर। तो कूलम्ब्स लॉ से आप इस df की निकाल सकते हैं फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ df is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into first charge q naught into second charge dq upon square of distance between them r dash इसका स्क्वायर, और डायरेक्शन अगर चाहिए आप लोगों को तो r dash ये हो जाएगा। आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए dq की और r dash कैप की, तो df वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट रो dv अपॉन r डैश स्क्वायर, ये होगा वेक्टर r डैश अपॉन r डैश। आप जानते हैं कि यूनिट वेक्टर का होता है वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r, वो वाला फॉर्म लगा दिया यहाँ पर, कितना हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि df वेक्टर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट रो dv अपॉन r डैश होल क्यूब वेक्टर r डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ओवर द वॉल्यूम v नेट फोर्स, इंटीग्रेटिंग ओवर द वॉल्यूम v, जो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो जितने भी लाइन चार्ज थे उसके सारे सेगमेंट्स में पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो सरफेस थी इसको बहुत स्मॉल सेगमेंट डिवाइड करके पॉइंट चार्ज में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर जो वॉल्यूम था इसको डिवाइड कर दिया स्मॉल चार्जेस में, और उसकी वजह से नेट फोर्स निकालना है इसका। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हम इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन मतलब होता है उनको ऐड कर देना, जोड़ देना, तो हम ये काम कर रहे हैं। तो हो जाएगा कि इंटीग्रेटिंग ओवर द वॉल्यूम v नेट फोर्स ऑन प्लस q नॉट, ये हो जाएगा कि वेक्टर f इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q नॉट रो dv अपॉन r डैश क्यूब r डैश वेक्टर, ये हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि यहाँ से q नॉट, यहाँ से आप देखेंगे कि रो q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो सब में कॉमन निकल के आ जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम v, और अंदर आएगा r डैश वेक्टर अपॉन r डैश क्यूब dv, ये हो जाएगा। अगर हम लोग ये हो जाएगा वेक्टर f, अगर हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर से r डैश वेक्टर की, तो नेट फोर्स निकल आएगा कि वेक्टर f इज इक्वल टू रो
क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ओवर वॉल्यूम वी, आर डैश की जगह हो जाएगा आर नॉट वेक्टर माइनस आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर नॉट माइनस वेक्टर आर इसका होल क्यूब डी वी, ये निकल के आएगा। ये इक्वेशन नंबर सी। तो आप देख रहे हैं कि वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हमने नेट फोर्स निकालना सीख लिया है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हो उसको पहले स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर देना चाहिए जिससे कि वो पॉइंट चार्ज की वजह से बिहेव करे, और उसके बाद सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाकर कि सारे चार्जेस की वजह से जो भी फोर्सेस आए हैं उनका वेक्टर सम कर देना चाहिए या उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए, एक ही बात है। और हम ऐसा कर देते हैं तो हमारे पास नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। तो इस वीडियो में ऐसे रखते हैं, बाकी जो भी और दूसरे टॉपिक्स दिए हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।